दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और स्वागत करता हूं आपका इंदौर सीरीज़ के अगले एपिसोड में। आज की जो हमारी गार्डनर हैं वो गार्डनिंग तो करती हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको साइकिलिंग का भी शौक़ है, मैराथन में भी पार्टिसिपेट करती हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, एनजीओ भी चला रही हैं। तो उनके गार्डन में हमको तरह तरह के बर्ड्स भी देखने के लिए मिलते हैं टाइम टू टाइम। और उनसे बातों बातों में मुझे पता चला कि उनके गार्डन में अभी तक लगभग 75 टाइप्स के बर्ड आ चुके हैं और तरह तरह के इंसेक्ट्स वगैरह, पॉलिनेटर्स तो हम यहाँ पे देखने ही वाले हैं। अभी भी काफ़ी सारे पॉलिनेटर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे। बात करें मधुमक्खियों की, भंवरों की और कुछ वैरायटीज़ तितलियों की हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोशिश करूँगा कवर करने की, आपको भी दिखाने की, आप देखिएगा ज़रूर। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है। अगर आप भी बागवानी करते हैं और नेचर से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ने के कई सारे आयाम हैं, उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से उन्होंने समय समय पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की हैं। साथ ही में प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हैं, पेंटर हैं वो, तो हम उनकी कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो पेंटिंग और बागवानी दोनों ही कर पा रही हैं, किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हैं, क्योंकि एनजीओ में भी वर्क करना होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो कर रही हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आ चुके हैं चैनल पे। नमस्कार, वेलकम संदीप जी। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, फाइनली हमारे साथ हैं अर्चना झा जी और आ चुके हैं इनकी बगिया में। फ़िलहाल इनके टेरेस गार्डन पे है, लेकिन टेरेस ही नहीं, नीचे बालकनी में और ग्राउंड फ्लोर पे भी ज़बरदस्त बागवानी है। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है और काफ़ी पिक्चर्स वगैरह ग्रुप में डाले थे मैंने इनसे बात की थी कि गार्डन कवर करना चाहता हूँ, तो बैक टू बैक काफ़ी फ़ोटोज़ है और फ़ोटोज़ में इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता, लेकिन जब फाइनली यहाँ पर हूँ तो और भी ज़्यादा सुंदर इनकी बगिया मुझे लग रही है। तो मैम, आपके बारे में पता चला कि आप मैराथन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं। तो प्लीज़ अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि बागवानी का सफ़र कैसा रहा और उसके साथ साथ किस तरह की आप एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं। एक्चुअली मैं एक नेचर लवर हूँ, तो नेचर लवर के हिसाब से मैंने गार्डनिंग तो करीब 21 साल हो गए मुझे करते करते। फिर मैं धीरे धीरे मुझे बर्ड्स और बटरफ्लाइज वगैरह से इश्क होने लग गया, तो उसको लेकर के मैं फिर वाइल्ड लाइफ से जुड़ गई। और वाइल्ड लाइफ और गार्डन दोनों साथ में चलते चलते बाकी चीज़ें भी आसानी से चलती रहेगी। जैसा कि आपने बताया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं नेशनल लेवल की आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ, एग्जीबिशंस वगैरह लगाते, उसमें भी मेरा टॉपिक नेचर ही है। वाह, नाइस। और साथ ही में मैराथन वगैरह, फिटनेस लवर हैं आप। जी जी जी, बिल्कुल। शरीर को तरोताज़ा तो रखना रहता है, तो उसके लिए वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है कि मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ। और हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिसमें हम मैराथन और साइकिलिंग यहाँ रेगुलरली चलता रहता है। वाह, इसीलिए आप इतने फिट हैं। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आप आज का वीडियो जो देखने वाले हैं मैम का, वो बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि बागवानी से रिलेटेड बहुत सारी चर्चा होगी, लेकिन साथ ही साथ हम फिटनेस पे भी बातें करेंगे कि आखिर हम अब खुद को फिट कैसे रख सकते हैं और हर दिन अपने गार्डन में किस तरह से बागवानी करनी है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, उन सभी पे हम बातें करने वाले हैं। तो मैम, इस बगिया की मैं बात करूँ, आपकी छत की बात करूँ, तो यहाँ पे आपने बागवानी कब करनी शुरू की थी, कितना समय हो गया? मुझे छत पे बागवानी करते करीब 10 साल हुए हैं। पहले मैं सिर्फ ग्राउंड पे करती थी। अच्छा। बाद में फिर मुझे लगा कि जो जितने अभी आजकल का जो एटमॉस्फेयर है वो एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए बहुत ही उतना सुकून वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि छत मेरा खाली पड़ा है, आप उसके लिए कुछ तो क्रिएट करूं, क्योंकि आप नेचर से लेते तो सब कुछ हो, जब आप वापस करने की बारी आती है तो आप कचरा छोड़ के कुछ भी नहीं देते हो। तो वो मोटो लेकर के फिर मैंने छत पे गार्डनिंग शुरू की। और मेरे यहाँ आप देखोगे संदीप जी कि ज़्यादातर हर एक तरह के पौधे मिलेंगे, क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ में काम करती हूँ, तो मुझे बर्ड्स की भी जानकारी है और बटरफ्लाइज की भी है। मुझे उनके होस्ट प्लांट पता है, तो मैं ऐसी सारे पौधे लगाती हूँ। आपने देखा होगा कि हर तरह के पौधे, राइट, कि उनको क्या चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उतना कुछ प्रोवाइड कर सकूँ। और उसके लिए मैंने ये पूरा सेटअप तैयार किया। पर्सनली मैम, वैसे तो विंटर का टाइम है, लेकिन मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि गर्मियों के समय में यहाँ टेम्परेचर भी बाहर से तापमान में बहुत डिफरेंस रहता होगा। बिल्कुल, मेरे घर में लगभग 3-4 डिग्री कम टेम्परेचर रहता है। नीचे आपको, मेरे यहाँ एसी नहीं है, नीचे के फ्लोर में आपने देखा होगा, मुझे एसी की ज़रूरत नहीं लगती। वहाँ पे ऐसा फील हुआ, क्योंकि ठंड का टाइम है तो मुझे और ज़्यादा ठंड लगने लगी। तो थोड़ा सा ऐसा था। और दोस्तों, मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ देखिए आप, ऊपर से नीचे तक आपको पूरा जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है। तो नीचे जब आप जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हम दिखाने वाले हैं। बागवानी कर रखी है और लंबे समय से कर रही हैं, स्टार्ट वहीं से हुआ था। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे चलेंगे। इनका पेंटिंग का जो कलेक्शन है मैं वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो भी अपने आप में ही एक अनोखी कला है जिसके ज़रिए हमें सुकून मिलता है।
और मेरा भी उसकी ओर जुड़ाव रहा है, तो मैं उसको समझ सकता हूँ। और मैं चाहूँगा जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी उसको समझें और आगे उस पर भी अगर काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपके पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, जी तो जी जी। ज़रा इसके बारे में व्यूअर्स को बता दीजिए। एक्चुअली ये ठंड के दिनों में ही होता है, इसको अपन स्नो बुश भी बोल सकते हैं। और ये सिर्फ ठंड के दिनों में ये पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है। बाकी आपको पूरे महीनों में आपको ये ग्रीन लीव्स सिर्फ दिखाई देंगी, और ठंड में ये पूरी तरह से उसकी पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ वाइट इसके सारे फ्लावर्स से भर जाते हैं। और सबसे यूनिक बात यह है संदीप जी कि ये मदर प्लांट है। अच्छा। करीब 12 साल पुराना है, और मैं हर साल बारिश के पहले इससे प्लांट बनाती हूँ, और अभी तक मैं 20-25 लोगों को इसकी प्लांट गिफ्ट कर चुकी हूँ। वाओ। और स्टिल आप देखोगे यहाँ पे अभी इस साल के मेरे 2 नए प्लांट, एक अरे ये वाह। है, ये तैयार हो चुका तो है बराबर ही पहुंच गया उसके पूरा। जी, और एक वो रहा। और एक आप देखेंगे अंदर कॉर्नर पे भी रखा हुआ है। वाओ। तो किस तरह तैयार करना चाहिए मैम? इसके लिए थोड़ा सा सेमी सॉलिड इसकी जो मिट्टी है वो चाहिए होगी। इसकी पूरी भुरभुरी मिट्टी नहीं चाहिए रहती है। कुछ नहीं करना है, कटिंग करनी है और अपने को ऐसे लगाना है, सिर्फ इसकी टेढ़ी कटिंग लगा के। जब आप कटिंग लगाते हो तब आपको इसको धूप में नहीं रखना है। जब इसमें प्रोपगेशन शुरू हो जाता है तब आप इसको फिर नॉर्मल धूप में रख सकते हो। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है इसको। वेरी नाइस। और साथ ही साथ मैम देख रहा हूँ आपने अपने गार्डन में कैक्टस भी बहुत सारे लगा रखे हैं, तो हम ये देखेंगे फ्रेंड, अरेंजमेंट देखिए कैक्टस का कितना ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ है। बात करें डेकोरेशन की तो आप डेकोरेशन भी देख पा रहे हैं, और काफ़ी सारे जो कैक्टस लवर्स हैं अगर वो अभी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगले 10 से 15 मिनट आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अब हम चर्चा करने वाले हैं इनके कैक्टस की। मैम मल्टीपल वैरायटीज़ नज़र आ रही हैं, डेकोरेशन अच्छा किया हुआ है, ट्री गार्डनिंग भी कर रखी है कैक्टस के साथ। तो सबसे पहले तो ये बताइए कैक्टस लगाने कब शुरू किए? कैक्टस एक्चुअली मैं बताऊं अगर सच बात है तो मेरे पापा को देख के मुझे ये शौक पैदा हुआ। अच्छा। इवन मेरी मैरिज से पहले मेरे पापा के पास 50 से ऊपर की वैरायटी थी। ओहो। उस टाइम पे मुझे गार्डनिंग का कुछ नॉलेज नहीं था, हाँ। पापा ही करते थे, लेकिन वो एक अंदर कहीं ना कहीं था। जी। तो जब मैंने गार्डनिंग शुरू की तो सबसे पहले परचेज मैंने कैक्टस शुरू किया। लोगों ने बोला कि कैक्टस घर पे नहीं लगाते, तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उसको छत पे ले आई, क्योंकि मुझे इसको देखना बहुत पसंद है। और जी। सबसे बड़ी बात है कि लो मेंटेनेंस है। हम्म। आप पत्थरों में लगाओ और सिर्फ कम पानी देके आप इसको सरवाइव करवा सकते हो। राइट। एक सबसे अलग बात कैक्टस की ये है कि जैसे फूल कैक्टस पे आते हैं वैसे हमें कहीं किसी में नहीं आते, बिल्कुल। तो अब जैसे ये गोल्डन बॉल है, ये आप देखोगे कि इसकी ग्रोथ सिर्फ होती चली जाएगी, धीरे 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 ये बहुत साइज में बड़ा हो जाएगा। इसमें और कुछ भी मतलब इसके ब्रांचेस नहीं निकलते, जस्ट ये ग्रोथ इसके साइज बढ़ती चली जाती है। काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसमें देख रहा हूँ यहाँ पे भी आपने इसको मालूम है मुझे, ये एक ईस्टर कैक्टस है। हाँ। और इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, और एक बार आप देखोगे सीजन में इसमें बंच में फूल आते हैं। और चूंकि ईस्टर के टाइम पे इसकी मतलब उससे थोड़ा रिलेट करता है इसका फ्लावर, तो इसलिए इसको ईस्टर कैक्टस भी बोलते हैं। आपने इसे बिरयानी वाले बर्तन में लगाया हाँ, बिल्कुल। ये देखिए जी, यूज होते रहना चाहिए। यूज होते रहना चाहिए। और जब तक मैंने ध्यान से नहीं देखा तब तक मुझे पता नहीं चला, क्योंकि ये कैक्टस के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसे कुछ ऑप्शंस हो तो आप जरूर यूज करें कैक्टस लगाने के लिए। प्लस पॉइंट क्या है कि जब आप मिट्टी के पॉट्स अगर आप लगाते हो तो पौधे ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। आप देखिए कुछ कलरफुल कैक्टस भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मून कैक्टस, हाँ। ये देखिए एक ट्रे गार्डन भी बना दिया है बहुत ही सुंदर मिनिएचर्स के साथ, अपने आप में ही बहुत ही अल्टीमेट है। तो डिफरेंट टाइप्स के आप कैक्टस देख पा रहे हैं। तो मैम हमारे फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो कैक्टस लगाना चाहते हैं और आप ही की तरह मल्टीपल वैरायटीज़ भी ग्रो करना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी रहता है कैक्टस की सॉइल, क्योंकि प्लांट में फंगस वगैरह नहीं लगना चाहिए, है ना, रूट ख़राब हो जाती है। तो आपका सॉइल मिक्स कैसा है, रेशियो क्या है? मैं इसमें सिंडर और थोड़े से स्टोन चिप्स और थोड़ी सी रेत और हल्का सा इसमें बर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ। मैं मिट्टी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ इसमें, क्योंकि आप अगर मिट्टी यूज़ करते हो तो थोड़ा सा भी अगर किसी दिन कुछ अटक गया, पानी रुक गया, तो इसको ख़राब होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इसमें फंगीसाइड वगैरह भी यूज़ करते हैं? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप अगर वाटर कंट्रोल कर लेते हो, आप इसको काफ़ी जब तक ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता ना, आपकी इसकी जो भी आपने मिक्सचर डाली हुई है, मिक्स जो है, ये पूरी तरह से सूखना चाहिए। उसके बाद ही आप हल्की सी वाटरिंग करो, क्योंकि ये कैक्टस है, इसको पानी नहीं चाहिए। राइट, बहुत कम पानी चाहिए अगर डालना भी होता है तो। और देखिए फ्रेंड कितने सुंदर तरीके से डेकोरेशन की हुई है, अपने आप में ही बहुत सुंदर लग रही है। मैम कैक्टस की ही तरह आपके गार्डन में एक और सुंदर सेक्शन है अडेनियम्स का,
ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है अडेनियम्स पे, और मैं देख रहा हूँ बीच में आपने स्टैंड बनवा के दोनों ओर कैक्टस को प्लेस किया हुआ है, दोनों ओर आपने अडेनियम को प्लेस किया हुआ है। तो थोड़ा सा अडेनियम के बारे में व्यूअर्स को बताएं। अडेनियम थोड़ा सा मेरे लिए तो पहले क्या नाजुक पौधा था जो टिकता नहीं था। 10-12 साल पहले मैं 5-6 अडेनियम ही रख पाती थी। फिर यहाँ पे कुछ जो जानकार लोग हैं उन लोगों से पता चला, क्योंकि अपन क्या होता है जानकारी नहीं होती है तो अपन बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। और इसकी मिट्टी भी हम नॉर्मल मिट्टी यूज़ करते थे लेकिन पानी भी खूब देते थे। तो सेम कैक्टस के जैसा ही इसका भी है कि आप जितना कम पानी दोगे, जब तक आपको इसका जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होता तब तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। और कुछ इसके मेडिसिन्स होते हैं जो नेचुरल यूज़ करो, जैसे मैं नीम ऑयल वगैरह यूज़ करती हूँ। इसमें फंगस तो आते हैं नो डाउट, और एक साफ़ करके इसका फंगिसाइड होता है। तो अगर इसको केयर करना अब ऐसा लगता है कि ईजी हो गया। पहले ये बहुत मुश्किल लगता था लेकिन जब से नॉलेज हो गया इसके बारे में तो अब लगता है कि ये ईजी है। तो अभी आपके पास कितनी वैरायटी होंगी अडेनियम्स की? मेरे पास लगभग 120 के आसपास है। वाह, मल्टीपल शेड्स हमें नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और प्लेसमेंट आप देखिए ट्रिपल लेयर स्टैंड के ऊपर बहुत ही अच्छे से इनको सेग्रीगेट कर रखा है। बात करें मैम सॉइल मिक्स की, तो एक रेशियो प्लीज़ बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को ताकि वो भी अपना एक मिक्स बना पाएँ। बहुत सारे लोग आजकल वैसे मिट्टी नहीं यूज़ करते लेकिन मैं इसमें स्टिल 10% मिट्टी यूज़ करती हूँ, सॉइल लगाती हूँ मैं इसमें सिंडर की मात्रा, अगर आपके पास राइस हस्क है तो आप राइस हस्क, इसमें रेत की मात्रा मैं ज़्यादा रखती हूँ। और सेम हियर कि वर्मी कंपोस्ट जो रहता है वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। बस एक ही ध्यान रखना है कि आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो आप उसको बहुत ज़्यादा गीला मत करो, क्योंकि ये भी एक डेजर्ट रोज़ बोलते हैं इसको, ये भी डेजर्ट का प्लांट है। तो आप इसको कम से कम पानी दो, जब रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम दो तो ये अच्छे से चलता है। बिल्कुल, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दूसरी तरफ भी दिखा देते हैं अडेनियम्स को, क्योंकि यहाँ पे अडेनियम आपने काफ़ी लगा रखे हैं। तो दूसरी तरफ भी मैं देख रहा हूँ मल्टीपल वेराइटीज़ अडेनियम की आपने लगा रखी है। तो अडेनियम्स मैम कई बार हमें बरसात में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मर भी जाते हैं, गलने लग जाते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? एक आध देखिए, आपके पास अगर मल्टीपल 100 से ऊपर है तो कुछ ऐसे होते रहते हैं जी। लेकिन आप अगर इसका मिक्सचर ऐसा रखते हो कि पानी इसमें बिल्कुल नहीं टिकता है जी, तो आपको ये समस्या नहीं होती है। वैसे अडेनियम अगर ग्राफ्टेड है तो ग्राफ्टेड अडेनियम जाने के चांसेस तो रहते हैं। अच्छा। लेकिन आप उसको क्योर कर सकते हो। अगर आपको जल्दी पता चल गया, आपको अगर पत्ते झड़ते हुए दिख रहे हैं, आप उसका रूट टच करके देखो, अगर वो सॉफ्ट हो रहा है तो आप उसको तुरंत अपरूट कर लो और उसको सूखने दो, वो उसी अवस्था में बच जाएगा और फिर आपका वो पौधा भी नहीं जाएगा। नाइस। तो ये कुछ टिप्स हैं दोस्तों जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। क्या मैम आप अडेनियम ग्राफ्टिंग भी करते हैं? हाँ। तो कौन सी वाली ग्राफ्टिंग करते हैं आप? मैंने अभी तक टैबलेट ही ग्राफ्ट किया है, मैंने क्रॉस तो करा नहीं है। अच्छा। तो टैबलेट ग्राफ्टिंग क्योंकि न्यू कमर्स के लिए भी मेरे हिसाब से अच्छा रहता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आप छोटा सा एक चिप लेते हो, बस ये है कि उसका वही सेम कि सॉइल आपको कितने दिन तक पानी नहीं डालना है, जब तक आप उसमें रूट नहीं देख, जब तक आप उसमें ब्रांच निकलते हुए नहीं देख लेते तब तक आप उसमें कुछ भी करते नहीं हो, तो वो जल्दी से फिर कवर हो जाता है। और एक टाइम होता है कि आप कभी भी मत करो। जैसे अभी का सीज़न है, इसमें ना तो आप अडेनियम निकालो ज़मीन से, ना उसको रिपोर्ट करो। आप ये सारी चीज़ें फेब के बाद शुरू करो, फेब में शुरू करो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। नाइस। तो ये बहुत ही अच्छे टिप्स हैं। कुछ दिखाएंगे मैम आपने जो किए हो ग्राफ्ट? अभी छोटे हैं लेकिन जैसे एक ये रेड वाला है, इसमें आपको 3 ग्राफ्ट मिलेंगे छोटे वाले में जी। ये काफ़ी पुराना हो गया है। ये सिंपल है क्योंकि इसका पौधा, ये जो जिस पौधे को मैंने ग्राफ्ट किया वो भी बहुत आसानी से लग जाता है, तो फिर मैंने उसको ट्राई किया था। नाइस। और सीडलिंग वगैरह तैयार करते हैं आप? बिल्कुल। आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने लगा रखा है, इसमें 2-3 वेराइटी की है। जो भी आता है सीड्स आती है, जैसे अभी अभी आप देखोगे कि बहुत सारों में आ रही है जी। जैसे ये रेड वाले में आ रहा है सीड। नाइस। यहाँ पे ये एक कॉमन ओबेकम में अब इसमें आ रहा है, पीछे भी 1-2 में सीड्स आ रहे हैं। तो हम इसको संभाल के रख लेते हैं इसके सीड्स को, और जब वही इसका जो नॉर्मल सॉइल है जो इसके लिए यूज़ करते हैं उसी सॉइल में हम इसको लगा लेते हैं। नाइस। उसी सॉइल में ही इसको भी जर्मिनेट किया हुआ है जी। और अपने आप में ही काफ़ी अच्छा सेटअप है, देख सकते हैं आप। तरह तरह के पॉट्स में मल्टीपल अडेनियम लगा दिए हैं और इसी तरीके से ये प्लांट को प्रोपोगेट कर रहे हैं कंटिन्यू, और इनके पास इसीलिए इतने ज़्यादा हमें अडेनियम भी देखने को मिल रहे हैं। तो मैम इसकी ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कुछ अलग से भी डालते हैं क्या खाद वगैरह आप? जी, इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ फ्लावरिंग के लिए क्या करना रहता है कि थोड़े बहुत जो इसके जो फूड है,
जैसे हमने गमले में लगा रखे हैं तो इसको फूड कहाँ से मिलेगा, तो हमको देना ही पड़ेगा ना। एक लिमिट है इसके पौधों मिट्टी की, वो ख़त्म हो जाती है, तो हमको इसको जैसे अभी इसके सीज़न जब शुरू हो जाएंगे तो हम इसको ह्यूमिक एसिड NPK दे सकते हैं, और थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कोशिश करती हूँ नेचुरल चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा प्याज वगैरह के छिलकों से घोल तैयार करती हूँ, वो पानी भी इसको पिला देती हूँ। नाइस। तो दोस्तों ये तो हो गई टिप्स सारी अडेनियम्स को लेके। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं देख रहा हूँ मैम काफ़ी सारे सीजनल फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। पूरी की पूरी एक बगिया है यहाँ पर जो कि अपने आप में ही काफ़ी सुंदर लग रही है, मल्टीपल कलर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ सजेशन हमारे व्यूअर्स के लिए, आखिर विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स को किस तरह लगाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ग्रो करना चाहिए? मेरे जितने प्लांट्स हैं ये पुराने प्लांट्स हैं जी। इनका एक तरीका मैंने निकाला है जो मैं यूज़ करती हूँ कि जब इसकी अभी सीज़न ख़त्म हो जाएगी जी। तो ठंड ख़त्म होने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, और जितना हो सकता है मैं उसको दूसरे जो जिसमें ज़्यादा खाद होता है 50% खाद 50% सॉइल वाले मिक्स में मैं वो कटिंग लगा देती हूँ। तो आप देख रहे होगे कि एक ही कलर के आपको मल्टीपल गमले दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बार बार तैयार किए गए हैं। तो ये अपने को फिर नेक्स्ट सीज़न में मुझे इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा। वाह, तो ये बहुत ही अच्छा सजेशन दोस्तों आपको मिला होगा, और बहुत ही अच्छी देखिए फ्लावरिंग भी अभी हो रही है। तो आप इनकी दी गई टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और इस तरह की आप फूलों की बगिया तैयार कर सकते हैं। मैम बात करें कलांचू की, अक्सर मरने लग जाते हैं कलांचू टाइम आने पे, और मैं अभी देख रहा हूँ कि आपके पास तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और बहुत ही बुशी भी है, तो इसका क्या रीज़न है, किस तरह बचा पाते हैं आप? आपने ध्यान दिया होगा संदीप जी कि एक ही कलर के आपको 4-5 पॉट दिख रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली क्या होता था कि पहले मेरे यहाँ भी मर जाते थे। अच्छा। तो फिर 2-1 साल पहले मेरे दिमाग में ऐसा ही आया कि डाल उसकी सूखने लग गई, मरने लग गई, तो मैंने उसको कट कर दिया नीचे ड्राई पोर्शन को, और उसको उस टाइम पे मैंने रूटिंग कर दी उसकी। अच्छा। तो मेरे सारे पौधे बच गए, और साथ में जो मेरे पास कम एक गमला था, आज एक ही कलर के 5-5 6-6 गमले हो रहे हैं मुझे। तो मतलब बचाया तो बचाया, साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट भी तैयार हो गए हैं जी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और देखिए मुझे तो इसकी फ्लावरिंग बहुत पसंद है, और इसके जो जिस तरीके से ग्रोथ होती है ना नीचे से, अलग ही लगता है प्लांट, बिल्कुल डिफरेंट लगता है। और आपने तो बिल्कुल कलरफुल पॉट्स भी लगा रखे हैं जिसकी वजह से इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। थैंक यू। आपके पीछे की तरफ मैं देख रहा हूँ कि कुछ अलग तरह के हमें और भी प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। बात करें फाइकस की, तो यहाँ वेरीगेटेड फाइकस है जो कि बहुत सुंदर है, और इसके बगल में एक ये प्लांट है जो कि गुड़गांव में मैंने गार्डन में दिखाया था, काफ़ी वायरल रही थी इसकी रील। इसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये मुझे हार्ट से फाइकस के नाम से मुझे सेलर ने बोला था जी। मुझे ये बहुत पसंद आया था। वैसे लगा था कि ये शायद बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है इसको, पर मुझे इसकी भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं लगी है। आप देखोगे इसका नॉर्मल सॉइल है 50% वाला, इसमें सॉइल है और खाद है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कुछ किया नहीं है। इसके पत्ते जाते जरूर हैं, लेकिन आप उस टाइम पे अगर वाटरिंग पे कंट्रोल कर लो, किसी भी प्लांट पे मैंने ये ध्यान दिया है, जैसे मेरा अपना तजुर्बा है कि आप वाटरिंग कंट्रोल कर लेते हो तो आपके प्लांट्स सही सलामत रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी लगा रखे हैं, लेकिन क्योंकि है डोरमेंसी पीरियड, तो मैं अभी इंदौर में किसी भी गार्डन में इस पर चर्चा नहीं कर रहा। जब ये ब्लूम पे होंगे तब हम ज़रूर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने पे हम देख पा रहे हैं यहाँ एक सुंदर सा कॉर्नर है, और बहुत ही सुंदर यहाँ बर्ड फीडर रखा हुआ है, और यहाँ की भी कुछ आप मैम इंसिडेंट बता रहे थे हमारे को, तो वो भी बता दीजिए व्यूअर्स को। जी एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जैसे आपको बोला कि नहीं वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को करती रहती हूँ। तो मैं फ्रूट्स और ये फूड दूसरे चीज़ें इसके दाने वगैरह भी रखती हूँ। तो अभी आप बताओगे कि मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था जी, उस टाइम पे एक बर्ड मेरे यहाँ विजिट की थी, अच्छे से पानी में नहा के 2-3 मिनट गई। उसको सिंगिंग बर्ड बोलते हैं। इस एरिया में कभी किसी ने देखा नहीं था। मैंने उसकी वीडियो बनाई थी छोटी सी। अच्छा। हालांकि मोबाइल का उतना बढ़िया नहीं आया, लेकिन फिर भी है, मैं प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। वो सिंगिंग बर्ड है, और उसको बोलते हैं उसकी उत्तराखंड की चिड़िया बोलते हैं। और वो और वो यहाँ आके मेरे यहाँ नहा के और वापस गई है। उत्तराखंड से चिड़िया इंदौर आ रही है अभी 4-5 दिन पहले मेरे यहाँ एक बर्ड आई है जिसको लोग बोलते हैं कि सिटीज में नहीं देखी जाती। अच्छा। छोटी सी वॉबलर है। ठंड में क्या वॉबलर्स बाहर से आते हैं, विदेशों से दूसरी जगह से आते हैं जी, और सारे हिंदुस्तान में वो फैलते हैं। छोटी छोटी चिड़िया होती है, बिल्कुल इस साइज की होती है। अच्छा। और उसमें भी मुझे अभी एक बर्ड आई है जो सिटीज में नहीं आती, आपको वाइल्ड में मिल जाएगी या अलग कोने में मिलेगी। वो मेरे घर आके गई है अभी। मैम आपने बना ही रखा है फिर, बिल्कुल फॉरेस्ट का लुक दिया हुआ है,
और एक छोटा सा मिनी जंगल बना रखा है। अभी तो हम नीचे भी जाएंगे, वहाँ देख के लोग हैरान होने वाले हैं किस तरह से हरियाली है नीचे। तो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और आपने अभी तक काउंटेड मुझे बताया कि काउंटिंग पर है, लगभग 75 तरह के बर्ड्स आपके गार्डन में आ चुके हैं। जी तो जी दोस्तों मैक्सिमम के फ़ोटोज़ वगैरह मैं डाल रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, टाइम टू टाइम मैं झलकियाँ दिखाता रहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और मुझे लगता है कि शहरों में अगर हम सभी ऐसा करने लगे तो उनको जंगलों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो शहरों में ही हमारे यहाँ पर ही आके बैठने लगेंगे और हम भी उनका दीदार कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ यूफोर्बियाज़ मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी मैच्योर है। कितने पुराने हैं? ये होगा 7-8 साल हो गए इसको। वाओ। और इससे और भी बनाए आपने? हम बनाए हैं, गिफ्ट कर दिए। गिफ्ट कर दिए। ये बहुत ही अच्छा है। इंदौर में मैं देख रहा हूँ सारे गार्डनर्स आपस गिफ्ट में करते हैं। गिफ्टिंग करते रहते हाँ हैं हाँ। प्लांट तैयार करके। महेश सर ने भी मुझे यही बताया था। ये देखिए यूफोर्बिया, ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर लग रहा है। एक ये मैम फ्लावर बहुत ही सुंदर है, हमने उनके गार्डन में भी देखा था सर के, तो आप भी हाँ बता दीजिए इसके बारे में। हाँ, टिकोमा है ये, हाँ ऑरेंज हाँ। टिकोमा है। हम्म, ये भी जनरली इतनी जल्दी आसानी से प्रोपोगेट तो नहीं होता है, जी पर इसके कटिंग लगाने से अगर आप जेन्युइन तरीके से अगर आप इसको करते हो, प्लांटिंग हो जाती है फिर इसकी। हो जाती है। जी। ब्यूटीफुल। और आपके पीछे मैं देख रहा हूँ एक सुंदर सी बालकनी है, आप उधर बढ़ते हैं, उधर देखते हैं क्या क्या है। अच्छी बात यह है कि आपने सारे प्लांट्स को सेग्रीगेट कर रखा है प्रॉपर स्टैंड्स के ऊपर, तो मुझे लगता है साफ़ सफाई में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली सारे काम हो जाते होंगे आपके, है ना। तो यहाँ पे किस तरह के पौधे लगाए हैं मैम? यहाँ पे मैं वही मेरा जो नेचर है बर्ड्स के लिए, तो उनको सोच करके मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। जैसे ये आप इसमें बहुत सारी बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती हैं। ये वाला जो पौधा है, जी जी। इसको बोलते हैं मल्टी मसाला बोलते हैं इसको, ऑल मतलब स्पाइस? ऑल स्पाइस है ये। मैम इतनी बड़ी लीव्स तो मैंने कहीं देखी नहीं हाँ, ऑल स्पाइस की। ये ऑल स्पाइस है, आप इसके स्मेल कर सकते हो। नहीं, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तो मैं समझ गया, लेकिन हाँ। साइज़ इतना बड़ा मैंने अभी तक कवर नहीं किया। अरे वाह। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। एक्चुअली में आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, इतना बड़ा आपने इसका पत्ता देखा है क्या? मैंने अभी तक ये साइज़ देखा था जहाँ भी मैं गया हूँ, नर्सरीज में, काफी गार्डन्स में, पुराना है, हो सकता और है इसके लिए। मैंने भी लगाया हुआ है, वहाँ पे भी यही साइज़ है। आपके पास कितना पुराना है ये हो वही 8-10 साल तो हो गए होंगे। वाओ, 10 साल पुराना प्लांट है। और देखिए दोस्तों कितनी बड़ी लीव्स है, मतलब 2-3 लीव्स तोड़ने की ज़रूरत नहीं, एक ही में काम हो जाएगा। जी। तो आप यूज़ करते इसके होंगे अपने किचन में इसे? जी जी भी बहुत, मैक्सिमम हम लोग राइस लवर्स हैं, वाह, तो चावल के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। अमेजिंग। उसके बाद ये वो है आप जिसको बोलते हैं शहतूत, हम लोग बोलते हैं। जी जी। ये ब्लैक शहतूत है। अच्छा। अभी इसके हाँ, ये छोटे छोटे काले वाले हैं, बर्ड्स बहुत पसंद करती है इसको। अरे वाह। उसके बाद ये बोर है, छोटे वाले बोर हैं, इसमें भी बर्ड्स आती है, आप 1-2 लगे हुए भी होंगे अभी ऊपर। जी। और ये ग्रीन वाला शहतूत है। नाइस। हाँ, इसके बड़े बड़े अच्छे मीठे फल आते हैं बहुत ज़्यादा। ये जाम है देखो जी, जाम है और यहाँ पे लगा भी हुआ है, देखिए और पीछे भी है। ज़बरदस्त, पीछे भी है, फ्रूटिंग हो रही है इसके ऊपर। जी। अमरूद पे फ्रूटिंग लेने के लिए क्या करना चाहिए मैम? इसको भी देखो, सारी चीज़ें आपकी एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, आपके सॉइल पे और वाटरिंग पे। वैसे तो मैंने गार्डन से मेरे नीचे भी पहले लगा हुआ था, काफ़ी जाइंट पेड़ था, हाँ। लेकिन किसी कारणवश मुझे वो निकलवाना पड़ गया, तो उसके लिए मैंने फिर गमले में लगाया है। और इसमें फ्रूटिंग आने में टाइम लगा है, बट पेशेंस रखना चाहिए। ऐसा जो लोग करते हैं ना कि 1-2 साल नहीं आया तो निकाल दिया, वो नहीं करो आप। फ्रूटिंग के लिए थोड़े से इसको खाद पानी खिलाते रहो, अच्छी फ्रूटिंग होती है। जैसे हम यहाँ अमरूद की फ्रूटिंग देख रहे हैं, वैसे ही नीचे है चीकू की फ्रूटिंग, और मुझे लगता है हज़ारों चीकू आते होंगे उसमें। जी जी जी, बिल्कुल आते हैं। इवन अभी भी बहुत सारे चीकू लगे हुए हैं, जब हम नीचे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देखिए मल्टीपल प्लांट्स की वैरायटीज लगा रखी है मैम ने। और ये मेरा कटिंग का एरिया है, जो मैं मेरे गार्डन की कटिंग्स इस एरिया में लाके लगा देती हूँ, जो लोगों को करते हैं यहाँ पर। जी जी जी, ये सारे कटिंग से लगे हुए प्लांट्स हैं। वाह, तो ये सब प्रोपोगेशन एरिया है इनका। जी। ये देखिए कप एंड सॉसर, हाँ सर के गार्डन में भी हमने देखा था, और जी, यहाँ जी, पे भी देखिए क्या ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। अब हम चलते हैं मैम आगे की तरफ। आपके गार्डन में आपने मुझे बताया कि लगभग 30 तरह के हिबिस्कस आपने लगा रखे हैं जी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिबिस्कस की, और उसके बाद भी इनके गार्डन का टूर बाकी है, तो मल्टीपल चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ हर बार की तरह आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी भी हमारे चैनल पे लगातार मैम बनी हुई हैं और लगातार हम उनका गार्डन आपको दिखा रहे हैं। अभी तक हमने आपको उनका गार्डन टूर करा दिया है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन सेक्शन है जो कि है गुड़हल का। जी हाँ दोस्तों, हिबिस्कस वैसे तो हर किसी के गार्डन में कोई ना कोई प्लांट ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन इस गार्डन की खासियत ये है कि यहाँ पे 30+ वैरायटी के आप हिबिस्कस देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों,
जिस तरह अभी आप सुन के हैरान हो गए हैं, वैसे मैं भी सुन के हैरान हो गया था, शॉक हो गया था जब मैंने मैम से सुना। उसके बाद 30+ वैरायटी है, तो मैंने इसीलिए सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक अलग से डिफरेंट वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है जहाँ पे जिस गार्डन में 30+ किसी ने हिबिस्कस दिखाए हो। तो फाइनली आप देखने वाले हैं चलो बागवानी करें यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं भारत के कोने कोने में भारतीय गार्डनर को कवर करने पहुंचता रहता हूं। अभी चल रही है चैनल पे इंदौर सीरीज़, हर दिन सुबह 10 बजे आप ऐसे ही बेहतरीन गार्डनर को देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और इंस्टा फेसबुक पेज को जाके फॉलो करें, क्योंकि मैम के साथ आने वाली है वहाँ पे बेहतरीन रील्स, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।